Good morning, friends. Welcome in our e-learning class once again. Today we will discuss the explanations of the textual questions of both the poems that we have learned for last 2 days. First, Dust of Snow. First question of this poem: what is a dust of snow? What does the poet say he has changed his mood? How has the poet's mood changed? Answer: the dust of snow means the fine particles of snow. Snow means ice, barf. The sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mind. The poet's state of mind changed from sadness to happiness. He felt refreshed and wanted to enjoy his rest of the day. तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? वो एक बर्फ का पाउडर होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी कि आइस, बर्फ का। और सडन शावर, ये जो अचानक पेड़ पे से ये बर्फ का पाउडर पोएट के बॉडी के ऊपर गिरता है, सो हिज माइंड इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ इट and his mood was earlier sad, and so that sad mood is changed into happiness, and again he felt refreshed यानी फिर से ताजा, वो फिर से मन से ताजा महसूस करने लगे। एंड wanted to enjoy his rest of the day, और जो आधा दिन उसका सैड मूड में खराब हो गया था, तो बाकी बचा हुआ जो दिन है, ये कौवे ने जो उनके ऊपर फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ का पाउडर गिराया, तो उससे उसका मूड चेंज हो गया और दुख मूड से वो हैप्पी मूड में चले गए और बाकी का दिन जो है वो एंजॉय वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन: हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? कवि ये पोएम में नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो इधर तीन क्वेश्चन है कि जो नेचर के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? पोएम में जो बर्ड्स यूज करते हैं वो जनरली क्या रहते हैं? उसका आंसर नीचे शुरुआत के लाइन में देखिए। यूजुअली पोएट्स यूज द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी like peacock, मैना, parrot, cuckoo, and trees full of fruits and beautiful flowers. पोएट जो बर्ड्स यूज करते हैं वो ज़्यादा करके पिकॉक, मैना, पैरट, कुकू ऐसे बर्ड्स यूज करते हैं। और ट्रीज जो रहते हैं, जो फ्रूट्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स देने वाले सुंदर ट्रीज और पेड़ पौधे पोएम में यूज करते हैं बहुत सारे पोएट्स। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? कौवा ज़्यादा यूज करते हैं क्या पोएट? बट हियर poet Frost has chosen a crow which is not often used in poems, isn't it? So what images come to your mind when you think of a crow? Crow is black in color with very harsh voice. harsh voice का मतलब क्या है? उसका जो आवाज रहता है वो कर्ण कर्कश आवाज रहता है। harsh यानी कर्ण कर्कश, कि नॉट स्वीट टू लिसन, ऐसा जो साउंड रहता है जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा खराब जो आवाज रहता है उसको हार्श वॉइस रहते हैं। एज यू चिल्ड्रन मेक नॉइज इन द क्लास, तो ऐसे कौवे की आवाज है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग इमेजेस टू अवर माइंड, और जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक नाराजगी की कल्पनाएं हमारे मन में आती है। तो दैट इज दैट क्रो शोज बैड ओमेन, अपशकुन दिखाता है वो। सेकंड, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? Why doesn't the poet write about a more beautiful trees such as a maple, oak, pine tree? Hemlock tree. Answer: a hemlock tree is a poisonous tree with small white flowers. Hemlock tree एक पॉइजनस जहरीला ट्री होता है जिसके फ्लावर्स व्हाइट कलर के होते हैं। The poet Robert Frost did not choose to use a maple, oak, pine tree. मैपल ओक ट्री जो
फॉरेन में पाए जाते हैं, जो सुंदरता दर्शाते हैं। ऐसे पाइन ओक मैपल ट्री को उन्होंने नहीं चुना है, बल्कि उन्होंने हेमलॉक ट्री को लिया है। He chose the hemlock tree and left the all beautiful trees to present his mood and feelings, because poet's earlier mood was very disappointing, sad, nervous. So to show that his disappointing mood, he has taken the example of hemlock tree. Next question: what do the what do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? तो क्रो और हेमलॉक ट्री जो है ये जॉय या सॉरो दर्शाते हैं। तो उसका आंसर है नीचे। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? ये जो भौतिक सुख साधनों वाला जो ये विश्व है, ये जो अपना दुनिया है, इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं। तो ऐसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन्होंने एक अपना सॉरो, डिप्रेशन यानी जो मन की उदासीनता रहती है, जो नाराजगी रहती है, सैड मूड रहता है। सॉरो का भी मतलब सैड होता है, तो दोनों का मतलब सॉरो और डिप्रेशन का मतलब है दुख, दर्द या तो उदासीनता। तो पोएट जो ये उदासीनता, दुख, दर्द, ये मटेरियलिस्टिक और फिजिकल जो भौतिक सुख साधनों वाला वर्ल्ड में महसूस करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्रो और हेमलॉक ट्री वो उसका मूड दर्शाने के लिए उदाहरण के तौर पे लिया है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अलावा स्नो जो है ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग दर्शाता है। मतलब वो नेचुरल जॉय और एनर्जी का सिंबल, प्रतीक है। The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering the time full of joy and optimism. So, poet he had earlier sorrowful and depression mood, and when that dust of snow or particles of snow which were shaken off by the crow from the hemlock tree and they fell on his body, then his mood is changed from sad to joy. Optimism means ashawad. So he becomes hopeful. Next question: have there been times when you felt depressed or hopeless? कभी कभी आपके जीवन में ऐसे डिप्रेशन के और होपलेस के, निराशा के मोमेंट्स आते हैं क्या? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? तो आप पहले ऐसे उदासीनता, नाराजगी महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, और बाद में ऐसा कोई नेक्स्ट मोमेंट आता है कि जिसकी वजह से आपका सैड मूड जो है वो एंजॉयमेंट के मूड में चेंज हो जाता है। तो हैव यू एक्सपीरियंस लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स? Answer: there have been innumerable times when I have felt depressed and hopeless. Such moments were aroused यानी निर्माण होना, by others' attitude and behavior, and sometimes due to my own conduct यानी behavior, अपना आचरण. Whenever I am upset, I go for a walk or try to engage in different activities. So dear students, nobody is left from this thing of depressed and sad moods in this world, isn't it? So answer is that there have been innumerable का मतलब क्या होता है? असंख्य. इननंबरेबल का मतलब है असंख्य, यानी कि प्लेंटी ऑफ, मेनी, बहुत ज्यादा. देयर हैव बीन इननंबरेबल टाइम्स व्हेन आई हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस. हम सभी जो लोग हैं, आई यानी मैं खुद, मैं अकेला ही नहीं, लेकिन हम सभी लोग हमारे ये भौतिक सुख साधनों वाला वर्ल्ड में नंबर ऑफ टाइम्स, मेनी टाइम्स वी फील सैड एंड डिप्रेस्ड, इजंट इट? तो ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है? सच मोमेंट्स आर अराउज्ड बाय अदर्स एटीट्यूड. समटाइम्स वी हैव नॉट बीन मिस्टेकन, देयर इज नो आवर मिस्टेक. कभी कभी सामने वाले के एटीट्यूड की वजह से होता है, या तो उसका सामने वाले का जो आचरण रहता है, बिहेवियर, उसकी वजह से हम दुखी होते हैं.
एंड समटाइम्स ड्यू टू माई ओन कंडक्ट, ड्यू टू यानी के कारण, की वजह से, बिकॉज ऑफ, और कभी कभी हमारा खुद का जो कंडक्ट रहता है, ओन कंडक्ट का मतलब है हमारा खुद का आचरण या तो बिहेवियर, उसके कारण भी हम दुखी होते हैं। तो इसमें हम या सामने वाला वर्ल्ड, ये दोनों अपने दुख दर्द का कारण होता है। And whenever we feel like this, then what do? Then we engage ourselves in different kinds of happy moments or activities, or make phone, uh, we make phone call to our friends, relatives, and we go to walk into garden like this. Now next, what does the poet want to convey through the poem Dust of Snow? Convey का मतलब बताना. What does the poet want to convey through the poem Dust of Snow? Dust of Snow ये poem से कवि हमें क्या बताने के स्थिति में है? Convey यानी बताना. Answer: through this poem, poet Robert Frost wants to convey that the little things in life can make huge changes in our life. Huge का मतलब very big. तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत दुख दर्द वाले बड़े मोमेंट्स में रहते हैं, एकदम भारीपन, उदासीन, ऐसे जो समय हमें ज़्यादा बड़ा लगता है वो दुख दर्द वाला, लेकिन कभी कभी एकदम छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ में चेंज कर देती है. द सिंपल थिंग्स वी डू कैन मेक ऑल द डिफरेंस एंड ब्राइटन अ पर्सनस डे. तो वो हमारा खराब होने वाला दिन अच्छा हो जाता है. जैसे कि ये पोएट का दिन खराब था दुखी मूड से, तो ये कौवे ने थोड़ा सा ये बर्फ का पाउडर वो डाल पे से नीचे हिला के नेचुरली गिरा दिया, तो उसका मूड हैप्पी हो गया. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस. देयर आर ओनली 2 questions. ओके, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. ये वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? लेकिन आपको खुद को लगता है कि ये विश्व का अंत हो सकता है कभी? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? समझो, यू इमेजिन, आप ऐसा इमेजिन करो कि ये सन बहुत ही हॉट हो गया, प्रमाण के बाहर, और बस्ट हो गया, उसका एक्सप्लोजन, स्पोर्ट हो गया, या तो फिर ज़्यादा एकदम ठंडा हो गया, ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, तो क्या होगा? आंसर: यस, आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड सम डे. सम के बाद में डे का वर्ल्ड मिसिंग है, तो यू फील इट दैट देर इज डे. ओके, so everybody can suspects or believe that this world will end someday. हर एक को कभी कभी आदमी के मन में फियर, एक नेचुरल भावना रहती है, वो आती है, डर आता ही है, वो नेचुरल चीज़ है. तो कभी कभी हमें भी ऐसा फील होता है कि ये वर्ल्ड का एंड हो सकता है, बट व्हेन नोबडी नोज. लेकिन कब होगा किसी को पता नहीं है. Whether the sun gets hot or it gets colder, in both the situations, end of this world is sure. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सन का विस्फोट हो सकता है ज़्यादा हॉट होने की वजह से, जैसे nowadays we people used to discuss about global warming, because of it also it can happen, isn't it? और नेक्स्ट, समझो उसमें का हीट पूरा चला गया और वो पूरा कोल्ड हो गया, कोल्डर एंड कोल्डर, द कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री वर्ड. तो व्हाट विल हैपन? सो इन बोथ द वेज, बिफोर इन देयर शुड बी कॉमा, आफ्टर कोल्डर it gets colder, after colder there should be comma, so it is not given, so there is comma as you think. And you dear students, in both these situations, either sun may get hotter and hotter, or it may get colder and colder. In both the situations, there is a surety or guarantee of ending this world, as the poet also thinks, and we may also doubt or suspect. Second, for frost, what do fire and ice stand for? Fire और ice, ये दोनों words का इस्तेमाल किस लिए किया है? Now there are some words: greed, avarice, cruelty, lust, conflict, fury, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, hatred. So what these words stand for?
So for fire, words are standing in answer. It's given answer for fire stands for greed, avarice, lust, conflict and fury. अवेरिस का मतलब है, अवेरिस और लस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एनीथिंग एल्स। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, और फ्यूरी का मतलब है एंगर, गुस्सा, राथ। अनदर वर्ड इज राथ, WRATH। आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएल्टी, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred। और आइस जो है वो किस लिए स्टैंडिंग करता है? क्रुएल्टी, क्रुएल्टी यानी दुष्टता, इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, जो हर एक दूसरे को अपना सहन नहीं होता है उसको इंटॉलरेंस बोलते हैं। रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कठोरता, मन का वो आदमी कठोर है, ऐसे बोलते हैं ना कि उसके ऊपर किसी का परिणाम नहीं होता है अच्छे बुरे का, दैट पर्सन इज वेरी रिजिड यानी कि कठोर, मन का कठोर, हार्ड। इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, मतलब संवेदनशीलता नहीं है कि कोई कौन आदमी दुख दर्द में है, अनहैप्पीनेस में है, उसको मदद करना, ऐसी कोई संवेदनशीलता है ही नहीं, मतलब उसको बोलते हैं असंवेदनशील, दैट इज कॉल्ड इनसेंसिटिविटी। कोल्डनेस यानी ठंडापन, कोई परिणाम न होने वाला व्यक्ति, जैसे पत्थर, स्टोन। इनडिफरेंस यानी उदासीन, खिन्न मन का, मतलब नाराज। एंड हेट्रिड, हेट्रिड यानी द्वेष करना, हर एक दूसरे के बारे में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर करना, दैट इज हेट्रिड। So dear students, I have discussed all the questions and answers of these two poems. You write down them in your homework notebook and you show me on our WhatsApp groups. Thank you.